Assalamu alaikum, dear students, friends, and listeners. Today we are going to start a lecture series related to theories of international relations. Why is it important for an IR student to understand different theories of IR? और ये जो different theories of IR हैं, what are their basic assumptions? ये किस चीज़ के बारे में बात करती हैं? ये सब कुछ हम अपने इस lecture series में समझने की कोशिश करेंगे. So very first thing we are going to understand कि why an IR student needs to understand different theories. Theories क्या करती हैं? एक IR के स्टूडेंट के लिए theories को समझना क्यों ज़रूरी है? अगर वो theories को समझ लेता है तो theories उसे क्या help करेंगी? तो theories क्या करती हैं? They allow to understand and try to make sense of the world around us through various lenses. थ्योरीज हमें लेंस प्रोवाइड करती हैं. थ्योरीज इस दुनिया को मुख्तलिफ नज़रियों से दिखाती हैं और हर एक जो थ्योरी है वो एक डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश करती है. सो थ्योरीज क्या हेल्प करती है एक IR स्टूडेंट को? थ्योरीज प्रोवाइड वेरियस लेंसेज टू अंडरस्टैंड and to make a simplified understanding of the world around us. और ये जो different lenses हैं, जो different theories हैं, they present different theoretical perspective. हर एक theory का एक अपना particular perspective है और उसी particular perspective के अंदर रहते हुए वो उस problem को present करती है, जबकि दूसरी थ्योरी उसी इशू को एक और एंगल से, एक और पर्सपेक्टिव से अपने व्यूवर को, अपने रीडर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है. ये जो थ्योरीज हैं ये क्या हैं? ये एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड को सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं. यानी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, एक कॉम्प्लेक्स इशू है और हम थ्योरी की मदद से उस कॉम्प्लेक्स और उस कॉम्प्लिकेटेड इशू को सिंप्लीफाई करते हैं. सिंपली अगर हम एक एनालॉजी की बात करें तो थ्योरीज आर लाइक मैप्स. थ्योरीज को किस चीज़ से मुशाबहत दी जाती है? मैप से, नक्शे से. क्यों इस थ्योरीज को मैप और नक्शे से मुशाबहत दी जाती है? क्योंकि हर एक जो मैप है उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है और उस मैप में क्या ऐड किया जाए और क्या उस मैप से एक्सक्लूड किया जाए, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उस मैप के ज़रिए से यूज़र को क्या समझाना चाहते हैं. यानी यूज़र की किस नीड को पूरा करने के लिए उस मैप को डिज़ाइन किया जा रहा है. उस नीड को सामने रखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि उस मैप में क्या ऐड करना है और उस मैप से क्या चीज़ें डिलीट करनी है या किन चीज़ों को उस मैप में ऐड नहीं करना. इसलिए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो तो उस मैप के अंदर रख दी जाती है, जबकि बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आर लेफ्ट आउट. और उनको क्यों छोड़ दिया जाता है, उन डिटेल्स को मैप के अंदर क्यों ऐड नहीं किया जाता? टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड प्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर. सिर्फ जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है वो उस मैप के ऊपर रखी जाती है, उस मैप के ज़रिए से उस इंफॉर्मेशन को पिक्चराइज किया जाता है. क्यों? उसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की जाती ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. अभी इस वक्त हम मैप को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हम मैप को आप ये कह लें कि एक एनालॉजी के ज़रिए से हम थ्योरी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. एनालॉजी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मैप की. कि एक जो मैप है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्यों दी जाती है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्यों नहीं दी जाती. तो अगर आप गूगल करते हैं और गूगल में जाके लिखते हैं कि सिंगापुर MRT और उसके बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं और आप उसमें इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो यू विल सी अ मैप ऑफ सिंगापुर मैस रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क. और उस मैप के अंदर आप क्या देखेंगे? अगर आप उसका साइज़ बड़ा करते हैं और उसे कुछ मिनट या कुछ लम्हे अगर आप उसको देखते हैं तो व्हाट यू सी, देयर आर लाइंस, स्टेशंस एंड सम बेसिक एक्सेस इंफॉर्मेशन. उस मैप के अंदर आपको कुछ लाइंस नज़र आएंगी, कुछ स्टेशंस नज़र आएंगे और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी. उसमें आपको पब्लिक टॉयलेट्स, रोड्स, बैंक्स, शॉप्स ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी. क्यों नज़र नहीं आएंगी? बिकॉज दे आर नॉट इसेंशियल टू ट्रैवल ऑन द सिस्टम. ये चीज़ें आपको
उसके सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए रीडर को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए जो मैप सेटर है, जो मैप क्रिएटर है, उसने इन चीज़ों को ऐड नहीं किया। तो थ्योरीज भी यही काम करती हैं। हर एक जो डिफरेंट थ्योरी है आईआर की, वो एक डिफरेंट थिंग्स को अपने मैप पे प्रेजेंट करती है। यानी एक थ्योरी का जो मैप है उसके ऊपर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, और वो डिफरेंट चीज़ें कौन सी चीज़ें एक थ्योरी के मैप पर होंगी, वो चीज़ें जो कि एक थ्योरिस्ट के नज़दीक इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसके नज़दीक पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस अपने उस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में पीस को देगा। और अगर वो समझता है कि पीस की बजाय जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट पर ज़्यादा फोकस करेगा। अगर वो ये समझता है कि स्टेट एज एन एक्टर, यानी स्टेट जो है वही प्रिंसिपल एक्टर है, स्टेट ही वाइज एक्टर है, स्टेट ही यूनिटरी एक्टर है, तो वो उसको ज़्यादा अहमियत देगा। वो फिर स्टेट सोवरेनिटी की, एब्सोल्यूट स्टेट सोवरेनिटी की बात करेगा। और अगर उसके नज़दीक स्टेट के अलावा जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, तो वो अपने उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको भी इक्वली इम्पॉर्टेंट शो करेगा। तो जो वेरिएबल्स हैं टू प्लॉट ऑन एन आईआर मैप वुड बी सच थिंग्स लाइक स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आइडियाज़, क्लास, जेंडर एंड सो ऑन। ये जो थ्योरिस्ट्स हैं जो कि डिफरेंट थ्योरीज देते हैं, वो इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन सब वेरिएबल्स को नहीं, उन वेरिएबल्स को वो यूज़ करेंगे जिसको वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर करेंगे इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड का एक सिंप्लीफाइड व्यू कंस्ट्रक्ट करने में। ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं लाइक स्टेट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक है, जेंडर है, हिस्ट्री है, आइडियाज़ हैं, क्लास है, इकोनॉमी है, कॉन्फ्लिक्ट है, इन डिफरेंट वेरिएबल्स में से एक थ्योरिस्ट के नज़दीक जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है वो उन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स को यूज़ करेगा। किस चीज़ के लिए यूज़ करेगा? टू बिल्ड अ सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड एंड द इश्यूज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। सो इन प्रैक्टिकल सेंस वी कैन से कि जो आईआर थ्योरीज हैं they can be best seen as an analytical toolkit as they provide multiple methods for students to use to answer questions। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को डिफरेंट थ्योरीज की मदद से आंसर कर सकते हैं, और हर एक जो थ्योरी होगी उसके मुताबिक आपका जो आंसर होगा उसमें लॉजिक डिफरेंट होगा, दूसरे में लॉजिक डिफरेंट हो सकता है, एंटायरली डिफरेंट भी हो सकते हैं, पार्शियली डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो थ्योरीज एक आईआर स्टूडेंट के लिए क्यों जानना, क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि थ्योरीज की मदद से जो एक आईआर का स्टूडेंट है वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं आईआर के, दे लव स्टडिंग आईआर थ्योरीज, क्योंकि थ्योरीज में आप एम्पिरिकल स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, आप थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको थ्योरीज बोर लगती है और वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना चाहते हैं क्वेश्चंस का, और इसलिए दे आर मोर इंटरेस्टेड इन एम्पिरिकल एविडेंसेस, यानी जो ऑब्जर्वेबल फिनोमेनाज हैं, जो एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं, जिनको वो लैब में या जिनको वो अब एक आईआर स्टूडेंट के लिए लैब क्या है, ये दुनिया ही उसके लिए लैब है। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है यही उसकी लैब है जिनके अंदर वो डिफरेंट फिनोमेनाज को एनालाइज करता है, उनको टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं दे लव टू स्टडी आईआर थ्योरीज, लेकिन कुछ आईआर थ्योरीज को बोर कंसिडर करते हैं और उनके नज़दीक दे आर मोर ईगर टू गेट स्ट्रेट टू द रियल लाइफ, और ऐसी जो टेंडेंसी है, जो इंक्लिनेशन है, उसको अक्सर एम्पिरिकल केस स्टडीज़ कहा जाता है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक आईआर के स्टूडेंट के लिए थ्योरीज़ को समझना, क्योंकि अगर आप थ्योरीज़ को नहीं समझेंगे और थ्योरीज़ को अंडरस्टैंड किए बगैर आप डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक सफ़र पर तो रवाना हो गए हैं लेकिन आपके पास मैप नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ किसी और तरीके से, लेकिन आप कब कहाँ इस वक्त कहाँ पर हैं ये आपको नहीं है पता, क्योंकि आपके पास तो मैप ही नहीं है और कोई दूसरा आपसे ज़्यादा
कम वक्त में उस जगह पर पहुंच गया हो, ज़्यादा आसानी से उस जगह पर पहुंच गया हो, तो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आपके पास तो मैप नहीं है, आपको तो कोई डायरेक्शन नहीं पता है, आपके पास कोई जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बैकग्राउंड नॉलेज है, वही आपके पास नहीं है। इसलिए एक आईआर के स्टूडेंट के लिए जो थ्योरीज हैं उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी तभी कर सकते हैं, आप कोई अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट भी तभी पेश कर सकते हैं जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट मौजूद होगा, जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव लॉजिक मौजूद होगा। तो ये जो अल्टरनेटिव लॉजिक मौजूद होगा ये किसके ज़रिए से आएगा, ये थ्योरीज के ज़रिए से आएगा। फॉर एग्जांपल एक शख्स आपसे ये कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन्स आर वेरी सेल्फिश। आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इंसान जो है वो हर तरह के सिचुएशन में सेल्फिशली बिहेव करे, सम टाइम इंसान सेल्फलेसली बिहेव भी करता है। तो अब आपने ये बात कैसे की? अगर आप ऐसे बात कर देंगे तो कोई आपकी बात मानेगा नहीं। आप किसी थ्योरी की मदद से किसी एम्पिरिकल एविडेंस को कोट करते हुए उसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपकी बात मानेगा। तो ये सारी चीज़ें कब और कैसे आपके पास आएंगी थ्योरीज को अंडरस्टैंड करते हुए। अगर हम बात करें आईआर थ्योरीज की, तो इनकी ये दो मेजर कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज और एमर्जिंग थ्योरीज। एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज को हम पहले डिस्कस करेंगे। एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज में से जो वेरी फर्स्ट थ्योरी है वो है रियलिज्म। रियलिज्म जैसे कि उसका नाम ही आपको बता रहा है कि जो रियलिटी पे बेस करती है। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी के अंदर वैल्यूज़ की कोई अहमियत नहीं होती। रियलिटीज़ के अंदर सिर्फ वो फैक्ट्स होते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और ये नहीं है कि यहाँ पर कोई अखलाकियात या मोरालिटी या वैल्यूज़, इनकी कोई अहमियत नहीं होगी रियलिज्म के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं रियलिज्म को समझना। In the discipline of IR, realism is a school of thought that emphasizes the competitive and conflictual side of IR. ये ही इसका की पॉइंट है, यही क्रक्स है IR थ्योरी का, कि IR की जो रियलिज्म है वो किस पे रोशनी डालती है? इंटरनेशनल रिलेशंस की जो पीसफुल साइड है उस पर नहीं, बल्कि जो इसकी कन्फ्लिक्चुअल और कम्पेटिटिव साइड है उस पर रोशनी डालती है। यानी रियलिज्म में हमने कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ना है, हमने कंपटीशन को पढ़ना है। कंपटीशन किसके दरमियान हो रहा है? स्टेट्स के दरमियान हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट किसके दरमियान है? स्टेट्स के दरमियान, क्योंकि आईआर में जो बेसिक एक्टर है वो स्टेट है। अगरचे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें जो प्राइमरी फोकस है हमारा वो किस पर होगा? स्टेट पे होगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड वो क्या है कि रियलिज्म प्रेजेंट्स the competitive and conflictual side of international relations. रियलिज्म के अगर रूट्स की बात की जाए तो वी कैन से कि जो रूट्स हैं रियलिज्म के, दे आर ऑफन सेड टू बी फाउंड इन सम ऑफ द ह्यूमन काइंड्स अर्लीस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग्स, particularly Thucydides' history of Peloponnesian War, which raged between 431 and 404 BCE. यानी बिल्कुल जो शुरू के फ़िलासफ़र हैं थ्यूसिडाइड्स की अगर हम राइटिंग्स को देखें तो जो उसने पेलोपोनेसियन वार के कॉन्टेक्स्ट में जो हिस्ट्री एक्सप्लेन की, अगर उसको देखा जाए तो वहाँ पर भी जो आईआर की बेसिक एजम्पशंस हैं वो नज़र आती हैं। थ्यूसिडाइड्स की जो राइटिंग्स हैं ओवर 2000 ईयर्स अगो वाज नॉट अ रियलिस्ट। यानी जो थ्यूसिडाइड था वो उसको हम रियलिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि 20th सेंचुरी तक हमें जो आईआर जो है वो एज ए डिसिप्लिन, एज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन वो हमें ये नज़र नहीं आता आईआर। इसलिए हम थ्यूसिडाइड को एक स्ट्रिक्ट सेंस में रियलिस्ट नहीं कहते हैं, लेकिन उसकी जो राइटिंग्स हैं अगर उनको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो उसके अंदर एक सेंस नज़र आती है कि उसने आईआर की और जो कन्फ्लिक्चुअल साइड है, जो कम्पेटिटिव साइड है, उसे अपनी राइटिंग्स में एक्सप्लेन किया। सो ये थोड़ा सा एक बिल्कुल हल्का सा जो बैकग्राउंड है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो रियलिज्म है ये ओल्डेस्ट थ्योरी है और ये अर्लीस्ट थ्योरी है। इस वजह से ये जो इसके सेंट्रल फोकसिंग पॉइंट हैं लाइक कम्पेटिटिवनेस और कॉन्फ्लिक्ट, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके तो हमने रियलिज्म को जब हमने डिफ्रेंशिएट करना है लिबरलिज्म के साथ तो ये हमें पता होनी चाहिए। ये जो बेसिक्स हैं, बेसिक एजम्पशंस हैं रियलिज्म की, ये आपने फिंगरटिप्स पे याद रखी है। नंबर 1, स्टेट इज़ द प्रिंसिपल एक्टर।
रियलिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत किसको देते हैं, रियासत को, स्टेट को। जो बाकी बॉडीज़ हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे एग्जिस्ट बट देयर पावर इज लिमिटेड। रियलिस्ट्स के नज़दीक अनलिमिटेड पावर किसके पास है, स्टेट के पास। तो आपने वेरी फर्स्ट अजम्पशन क्या याद रखनी है कि स्टेट इज़ द प्रिंसिपल एक्टर, और सेकंड स्टेट इज़ द यूनिटरी एक्टर। स्टेट इज़ अ प्रिंसिपल एक्टर एंड स्टेट इज़ अ यूनिटरी एक्टर। और जो स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, दे इन टाइम्स ऑफ वार लीड द स्टेट टू स्पीक एंड एक्ट विद वन वॉइस। नंबर 3, जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे आर रैशनल एक्टर्स, यानी जो स्टेट मैटर्स को लीड करते हैं, जो स्टेट क्राफ्ट मैनेज, यानी जो आप ये कह लें कि जो डिफरेंट स्टेट अफेयर्स और स्टेट मैटर्स को मैनेज करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो स्टेट रनर हैं, वो कौन है। रियलिस्ट्स का क्या कहना है कि दे आर रैशनल एक्टर्स। रैशनल एक्टर्स क्या है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट्स के पीछे जाएंगे, मिनिमम कास्ट होगी और मैक्सिमम बेनिफिट होगा। सो रैशनल एक्टर वो किस सेंस में है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग लीड्स टू द परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी अगर आप रैशनल डिसीजंस लेंगे तो तब ही स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को हासिल कर सकेगी। हेयर टेकिंग एक्शंस दैट वुड मेक योर स्टेट वीक और वनरेबल वुड नॉट बी रैशनल, यानी अगर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसके नतीजे में वो रियासत कमज़ोर हो जाती है या वो रियासत वनरेबल बन जाती है, तो रियलिस्ट्स के नज़दीक वो फैसले अक्ल के मुताबिक नहीं लिए गए हैं, वो फैसले इमोशंस की बुनियाद पे लिए गए होंगे या मोरालिटी की बुनियाद पे लिए गए होंगे, लेकिन वो अक्ल की बुनियाद पर नहीं लिए गए, वो दलील की बुनियाद पर नहीं लिए गए, इसलिए वो रैशनल डिसीशंस नहीं हैं। रैशनल डिसीशंस कौन से होंगे, जो कि स्टेट की पावर को एनहेंस करें, जो कि स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट्स को पूरा करें। सो realism suggests that all leaders, no matter what their political persuasion, recognize this as they attempt to manage their state's affairs in order to survive in a competitive environment. अब यहाँ पर याद रखिए, शुरू में भी हमने बात की थी कि जो रियलिज्म है वो competitive और conflictual साइड IR की एक्सप्लेन करती है। तो रियलिज्म के नज़दीक जो एनवायरनमेंट है वो एक ईजी और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि वो बड़ा ही कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, और वहाँ पे इशू ऑफ सर्वाइवल है, और फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, यानी वही ज़िंदा रहेगा जो कि अपने सर्वाइवल के लिए एफर्ट करेगा। और जो वीक स्टेट्स होंगी, जिनके डिसीजन मेकर्स रैशनल डिसीजन मेकर्स नहीं होंगे, जो कि रैशनल डिसीजंस नहीं ले रहे होंगे, वो स्टेट्स ऑक्यूपाई कर ली जाएंगी बाय दो स्टेट्स हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि स्टेट्स लिव इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्की, यानी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एनर्किक सिचुएशन है। एनर्किक सिचुएशन क्या है कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एनीवन बीइंग इन चार्ज इंटरनेशनली। इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंचार्ज नहीं है कि आप उसे इमरजेंसी के क्राइसिस के पीरियड में आप उसे कॉल करेंगे, आप उसे हेल्प के लिए बुला लेंगे, या कोई वायलेंस क्रिएट हो, वायलेंट सिचुएशन हो गया तो आप उसे बुला लेंगे और वो फ़ौरन आएगा और उस वायलेंट सिचुएशन को ओवरकम कर लेगा। देयर इज़ नो वन, देयर इज़ नो बडी। The often used analogy of there being no one to call in an international emergency help to underline this point. इसलिए ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, एनर्की है। अगर हम स्टेट लेवल पे लिखें, नेशनल लेवल पे देखें तो पुलिस होती है, मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, कोर्ट्स होती हैं, और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होंगे दे विल डू समथिंग इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट क्राइसिस सिचुएशन। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीवन और एनीथिंग डूइंग समथिंग एज देयर इज़ नो एस्टेब्लिश्ड हायरार्की, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई एस्टेब्लिश्ड हायरार्की नहीं है। आप नेशनल लेवल पर देखें तो आपको एक एस्टेब्लिश्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट नज़र आती है। वेल एस्टेब्लिश्ड हायरार्की और एक बड़ी
क्लियर डिवीजन ऑफ पावर नज़र आती है। कोर्ट्स का काम क्या है उन्हें पता है, मिलिट्रीज का काम क्या है उन्हें पता है, पुलिस का काम क्या है उन्हें पता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या है उन्हें पता है, एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है उन्हें पता है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ का काम क्या है उन्हें पता है। लेकिन अगर हम ऐसी कोई एस्टेब्लिश्ड हायरार्की इंटरनेशनल लेवल पर आप देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगी। दैट्स वाई जो रियलिस्ट्स हैं दे बिलीव दैट देयर इज़ एनर्की एट इंटरनेशनल लेवल। इसलिए वो कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं दे अल्टीमेटली रिलाई ऑन देमसेल्व्स, यानी स्टेट्स को अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए खुद पर ही रिलाई करना है। स्टेट्स किसी दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती हैं। तो ये 4 बेसिक अजम्पशंस हमने डिस्कस कर ली हैं। आई एम रिपीटिंग देम वन बाय वन। Number 1, state is the principal actor. Number 2, state is a unitary actor. And number 3, decision makers are rational actors. And number 4, states live in a context of anarchy. इन 4 assumptions को आपने याद रखना है क्योंकि इन्हीं 4 assumptions के बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद लिबरलिज्म। अब हम इसमें रियलिज्म में 2 जो फिलोसोफर्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हैंस मार्गेंथ्वा एंड नेक्स्ट जो है वो केंथ वॉट्स हैं। हैंस मार्गेंथ्वा जो है ये जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं और इनको वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रियलिस्ट भी कंसिडर किया जाता है ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वार 2 पीरियड। तो अगर आप देखें तो आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार जो हैंस मार्गेंथ्वा है ही स्टार्ट टू डेवलप एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल थ्योरी। क्यों उन्होंने सोचा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल थ्योरी डेवलप करने का? बिकॉज ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स लाइक सोसाइटी इन जनरल इज गवर्न्ड बाय लॉज दैट हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। दैट वाज द बिलीफ ऑफ हैंस मार्गेंथ्वा। क्या बिलीफ था कि पॉलिटिक्स भी बिल्कुल एक सोसाइटी की तरह कुछ कवानीन के मुताबिक ही चलती है, जिस और उसके रूट्स उन कवानीन की रूट्स कहाँ पर होती है? ह्यूमन नेचर में। इसलिए ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और फिर लॉज को अंडरस्टैंड करना है। इसलिए जो हैंस मार्गेंथ्वा का कंसर्न था वो था कि टू क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट्स एंड मोरालिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड हिज वर्क ड्रू हेविली ऑन द इनसाइट्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स सच एज थ्यूसिडाइड्स एंड मैकियावेली। अब ये जो मोरालिटी और लॉ है, जो स्टेब्लिश्ड लॉ है और जो मोरालिटी है और पॉलिटिक्स और मोरालिटी, इनके दरमियान एक जो क्लियर रिलेशनशिप है वो होना चाहिए। क्योंकि पहले जैसे हमने बात की कि रियलिज़म के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरालिटी है, वो उसको कोई अहमियत नहीं देते। In contrast to more optimistically minded idealists who expected international tensions to be resolved through open negotiation marked by goodwill, ये जो पॉइंट है जो कि आइडियलिस्ट या आप इनको लिबरलिस्ट भी कह लें, उनका जो पॉइंट है, जो उनकी एजम्पशन है अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, वो क्या कहते हैं? ये इसमें सिंपल सा सिर्फ हमने इसको टच देना है क्योंकि आगे उसको हमने नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल अंडरस्टैंड करना है लिबरलिज्म या आइडियलिज्म को। तो लिबरलिज्म या आइडियलिज्म के अपोजिट जो हैंस मार्गेंथ्वा है, ही सेट आउट एन अप्रोच दैट एम्फेसाइज्ड पावर ओवर मोरालिटी, यानी पावर पॉलिटिक्स किसको अहमियत दी जा रही है? उनके नज़दीक वो कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं इंटरनेशनल एरिना में वो किसको ज़्यादा अहमियत देती हैं, तब वो रैशनल डिसीजंस ले पाती हैं पावर को। Indeed, morality was portrayed as something that should be avoided in policy making. क्योंकि अगर morality को सामने रखा जाएगा तो जो decision makers हैं they would not be in a position to take rational decisions, और जब वो rational decisions नहीं लेंगे तो जो उनकी states हैं वो weak हो जाएंगी, और जब उनकी states weak हो जाएंगी तो कोई दूसरी state उनकी states पर कब्जा कर लेगी और इस तरह से उनका तो survival ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हैंस मार्गेंथ्वा क्या कहता है कि morality शुड बी अवॉइडेड इन पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी मेकिंग करते हुए सिर्फ आप रियलिटी को सामने रखें, सिर्फ आप फैक्ट्स को सामने रखें, पावर मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट को सामने रखें, सर्वाइवल एंड नेशनल इंटरेस्ट्स को सामने रखें। In Morgenthau's account, every political action is directed towards keeping, increasing or demonstrating power. जैसे भी मैंने आपको बताया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर. The thinking is that policies based on morality or idealism can lead to weakness
एंड पॉसिबली द डिस्ट्रक्शन और डोमिनेशन ऑफ अ स्टेट बाय अ कंपेटिटर। क्योंकि कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है तो जो स्टेट वीक होगी वो दैट वीक स्टेट वुड बी ऑक्युपाइड बाय द स्ट्रोंगर वन। इसलिए हैंस मार्क गैंथवा का ये कहना है कि जो मोरालिटी है इट शुड बी अवॉइडेड इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अब हम नेक्स्ट जो इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं उनको डिस्कस करते हैं। केंथ वार्ड्स। केंथ वार्ड्स जो है ये अमेरिकन पॉलिटिकल फिलासफर गुजरे हैं, 2013 में इनकी डेथ हुई है। केंथ वार्ड्स का भी एक बहुत बड़ा नाम है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें न्यू रियलिज्म की या स्ट्रक्चरल रियलिज्म की तो उसमें ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिगर। तो केंथ वार्ड्स की एक बुक है बहुत मशहूर, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में पब्लिश हुई थी। उसमें ही मॉडर्नाइज्ड हायर थ्योरी बाय मूविंग रियलिज्म अवे फ्रॉम इट्स अनप्रूवेबल assumptions about human nature. His theoretical contribution was termed as neorealism or structural realism, क्योंकि जो केंथ वार्ड्स थे उनका बेसिक फोकस स्ट्रक्चर के ऊपर था। अगर आप NEO ये जो वर्ड है न्यू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है रिफाइंड एंड रिवाइव्ड, रिवाइज्ड, यानी ये जो वर्जन है रियलिज्म का ये रिवाइव्ड वर्जन है। तो neorealism or structural realism because he emphasized the notion of structure in his explanation rather than a state's decisions and actions being based on human nature, they are arrived at via a simple formula। और वो simple formula क्या है कि first all states are constrained by existing in an international anarchic system, this is the structure। यानी ये स्ट्रक्चर वही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एनर्किक स्ट्रक्चर है कि हर एक जो स्टेट है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रेंट्स हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं और वो क्या हैं कि इंटरनेशनल एनर्किक सिस्टम की वजह से। सेकंड, एनी कोर्स ऑफ एक्शन दे परसू इज बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पावर व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट अदर स्टेट्स। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर और रिलेटिव पावर इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव पावर क्या है कि जब आप एक स्टेट की पावर को दूसरी स्टेट की पावर के कॉन्टेक्स्ट में मेजर करते हैं, यानी यहाँ पर ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास तो अगर एटॉमिक बॉम्ब है तो इंडिया को इससे कोई कंसर्न नहीं है। इंडिया जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ एब्सोल्यूट पावर। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है तो इंडिया के लिए भी अब एटॉमिक बॉम्ब हासिल करना एक नीड बन चुका है, या अगर इंडिया के पास है तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर बनना और नीड ऑफ द आवर है। तो दिस इज़ रिलेटिव पावर। केंथ वार्ड्स ने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर किया? रिलेटिव पावर में। So we can say कि Watts offered a version of realism that recommended that theorists examine the characteristics of the international system for answers rather than delve into flaws in human nature। याद रखें कि केंथ वार्ड्स का मेजर फोकस किस चीज़ के ऊपर है? स्ट्रक्चर पे। और वो क्या कहता है कि theorists examine the characteristics of the international system for answers rather than delve into flaws in human nature। ह्यूमन नेचर पे मेजर फोकस करने की बजाय किस पे फोकस किया जा रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम पे। और इसलिए ही स्पार्क्ड अ न्यू एरा इन आयर थ्योरी दैट अटेम्प्टेड टू यूज सोशल साइंटिफिक मेथड्स rather than political theory or philosophical method। The difference is that Watts variables international anarchy, how much power a state has, यानी relative power can be empirically and physically measured। यानी इंटरनेशनल एनर्की और रिलेटिव पावर ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं दे कैन बी एम्पिरिकली इन्वेस्टिगेटेड। आइडियाज़ लाइक ह्यूमन नेचर आर एजम्पशन बेस्ड ऑन सर्टन फिलोसॉफिकल व्यूज़ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द सेम वे। और इसके अपोजिट अगर हम आइडियाज़ की बात करें, यानी हम जो क्लासिक रियलिज्म है उसकी कुछ एजम्पशंस की बात करें, आइडियाज़ अबाउट ह्यूमन नेचर, तो वो इस तरह से नहीं है कि उनको एम्पिरिकली इन्वेस्टिगेट किया जाए या उनको फिजिकली एग्जामिन किया जा सके। सो लेट्स प्रोसीड टू कंक्लूजन। और हम अपनी सारी डिस्कशन को अबाउट रियलिज्म कंक्लूड करते हैं। एजम्पशंस आपने याद रखनी है। फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि स्टेट इज़ अ प्रिंसिपल एक्टर, सेकंड स्टेट इज़ अ यूनिटरी एक्टर, एंड नंबर 3 डिसीजन मेकर्स आर रैशनल एक्टर्स, एंड नंबर 4 स्टेट्स लिव्स इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्की। और उसके बाद आपने हैंस मार्क गैंथवा को और केंथ वार्ड्स को दोनों को याद रखना है। केंथ वार्ड्स को आपने याद रखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म। और स्ट्रक्चरल रियलिज्म में आपने दो चीज़ों पर मेजर फोकस करना है,
स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। और जब आप स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो आपने एनर्किक जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखना है और रिलेटिव पावर को याद रखना है। Realists believe that their theory most closely describes the image of world politics held by practitioners of statecraft. For this reason, realism, perhaps more than any other theory, is often utilized in the world of policy making, echoing Machiavelli's desire to write a manual to guide leaders. द प्रिंस बुक अगर आप देखें तो वो एक्चुअली क्या थी, लीडर्स के लिए ही एक मैनुअल था कि उन्हें अपने स्टेट मैटर्स को किस तरह से चलाना है। और मैकियावेली जो है वो भी एक रियलिस्ट है, क्योंकि अगर आप उसकी राइटिंग्स को देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको जो वो इंस्ट्रक्शंस देता है प्रिंस को, वो आपको नज़र आएंगे कि वो मोरालिटी, अखलाकियात, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल पस से पुश्त डाल देता है। लेकिन जो क्रिटिक है रियलिज्म के ऊपर और जो तनकीद करने वाले हैं, दे आर्ग्यू दैट रियलिस्ट्स कैन हेल्प परपेचुएट द वायलेंट एंड कन्फ्रंटेशनल वर्ल्ड दैट दे डिस्क्राइब। वो कहते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्चुअल और कन्फ्रंटेशनल साइड ऑफ द वर्ल्ड जिसको ये एक्सप्लेन करते हैं, इनकी जो एजम्पशंस हैं वो इस वायलेंस को और इस कॉन्फ्लिक्ट को परपेचुएट करने में हेल्प करती हैं, ना कि पीस को अटेन करने में हेल्प करती हैं। By assuming the uncooperative and egoistic nature of humankind and absence of hierarchy in the state system, यानी एनर्की की बात हो रही है। और जैसे हमने बात की कि अनकोऑपरेटिव एंड इगोइस्टिक नेचर, जब ये कहा गया कि ह्यूमन जो है दे आर सेल्फिश और वो अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए दूसरे के इंटरेस्ट को वायलेट करते हैं, और इंसान फितरी तौर पे जो है वो खुद गर्ज वाक़ हुआ है। सो क्रिटिक क्या कहते हैं कि रियलिस्ट्स एनकरेज लीडर्स टू एक्ट इन वेज बेस्ड ऑन सस्पिशन, पावर एंड फोर्स। वो कहते हैं कि जो रियलिज्म के अजम्पशंस हैं इसके मुताबिक जो लीडर्स हैं वो सिर्फ शक की बुनियाद पे और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और दूसरी जो कमज़ोर रियासतें हैं उनके ऊपर कब्ज़ा जमा लेते हैं, उन कमज़ोर रियासतों को के जो रिसोर्सेज हैं वो उनसे छीन लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि रियलिज्म कैन दस बी सीन एज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये क्रिटिक है रियलिज्म के ऊपर। और क्रिटिक कहाँ से आई? लिबरलिस्ट की तरफ से, क्योंकि जब क्रिटिक आएगी तो हमारे पास एक नया एवेन्यू ओपन होगा, एक नई थ्योरी ओपन होगी जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मोर डायरेक्टली रियलिज्म इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज एक्सेसिवली पेसिमिस्टिक, यानी जो रियलिज्म है उसको एक पेसिमिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, जबकि लिबरलिज्म को एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, सिंस इट सीज द कन्फ्रंटेशनल नेचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम एज इनएविटेबल। क्योंकि जो रियलिस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज़ अ परपेचुअल फिनोमिना और दिस इज़ एन अनअवॉइडेबल फिनोमिना। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अमन जो है वो वक्ती तौर पर तो कायम हो सकता है, लेकिन अमन जो है, पीस जो है, वो परपेचुअल और एटर्नल फिनोमिना नहीं है। However, according to realists, leaders are faced with endless constraints and few opportunities for cooperation। उनका ये कहना, रियलिस्ट का ये कहना है कि लीडर्स के पास कोऑपरेशन करने के मौके बहुत कम होते हैं और उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस को उन्हें फेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पावर पॉलिटिक्स पे बिलीव ना करें और वो अपनी स्टेट के लिए ऐसे डिसीशंस ले लें जो कि मॉरलिटी पे बेस करते हों, जो कि वैल्यूज़ पर बेस करते हों, तो हो सकता है कि वो जो स्टेट है वो कमज़ोर पड़ जाए। और ऐसे वो कहते हैं कि लीडर जो होगा उसके जो उसका आउटकम होगा, जो वो पॉलिसी बनाएगा, वो एक फुलिश पॉलिसी होगी, उसको एक वाइज और उसको एक रैशनल पॉलिसी नहीं कहा जा सकता। सो गाइज, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ रियलिज्म, इसकी बुनियाद कहाँ से आई, इसे रियलिज्म क्यों कहा जाता है, इसका जो अपडेटेड वर्जन है, जो इसका रिवाइव्ड वर्जन है, उसको भी हमने हल्का सा डिस्कस कर लिया और इसके ऊपर हमने क्रिटिक को भी डिस्कस कर लिया, बेसिक एजम्पशंस भी डिस्कस कर ली। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो क्रिटिक आई और क्रिटिक्स ने अल्टरनेटिव अप्रोच क्या पेश की, अल्टरनेटिव आइडियालॉजी क्या पेश की, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम क्या है? लिबरलिज्म। Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.